गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजेस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं के शर्मा क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और आपका नगर के पहला पार्ट लेकर के आप लोगों के पास आ रहे हैं। देखिए, समझते हैं। पहला चैप्टर हम लोग का था हड़प्पा सभ्यता, उन्हीं से रिलेटेड है। उनका जैसे खत्म होता है वहीं से पार्ट आपका ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग देखे थे कि डेट मेंशन देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता आपका 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक आए थे, वहां तक आए थे। उससे बाद वाला डेट को हम लोग मेंशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ेंगे। राजा का क्या दायित्व होता है उनके बारे में देखेंगे हम लोग। किसान का क्या दायित्व है, और नगर है तो नगर तो समझ ही रहे हैं, शहर कैसा व्यवस्था था, क्योंकि सिंधु सभ्यता से ही हम लोग नगरीय सभ्यता देखते हुए आ रहे हैं। इसमें देखते हैं कि यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे 1900 ईस्वी तक, हम लोग 1900 बीसी तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग को देखना उससे आगे, इनके आगे आ जाता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का काल आपका चलता है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता। इसी सभ्यता में वेद का निर्माण हुआ था। जैसे 4 प्रकार का वेद होता है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद का निर्माण इसी सभ्यता में हुआ है। इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसी काल में हुआ था, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, वैदिक सभ्यता कहते हैं। ऋषि मुनियों ने सिंधु घाटी के सभ्यता के आसपास वृक्षों के नीचे नदी के किनारे ऋषि मुनि बैठ करके न वेद को लिखे थे। जो हम हिंदू सभ्यता के सबसे पुराना जो ग्रंथ होता है उस ग्रंथ को क्या कहते हैं, ऋग्वेद ही पुराना वेद मानते हैं या फिर वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब तक जो हम लोग को हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंधु सभ्यता पढ़े तो वहां पे कोई साक्ष्य नहीं मिला था। एविडेंस कैसा मिला है, वहां पे रिमेन के आधार पर, पुरातत्व वेदा के आधार पे देखा ये पुराना चीज था, ये ऐसा होगा। हल का खिलौना मिला तो समझे कि हल का प्रयोग किया गया होगा। मनके का टूटा फूटा हम लोग को मिला तो हम लोग सोचे कि मनके वहां पे प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका कोई जो है ना पेपर में, पुस्तक में, ग्रंथ में लिखा हुआ कहीं नहीं पाए हैं, अनुमान लगाए हैं। उसमें कहते हैं पुरातत्व वेदा जो है अनुमान से बताया कि ये मन का है, ये ऐसा रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा। उसका लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाया, अधलिपि है, बिना पढ़ने वाला लिपि है, अनपढ़ लिपि भी उसको हम लोग कहते हैं। लेकिन हम लोग को जो साक्ष्य हिंदू धर्म में जो साक्ष्य मिलता है, सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है ये वेद से मिलता है। यानी कि वेद कौन, सबसे पुराना वेद आ जाएगा ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, समझे। तो ये चारों वेद से हिंदू सभ्यता में से ग्रंथों से हम लोग को लिखावट का साक्ष्य मिलने लगता है। और इनको लिखने का काम किया था ऋषि मुनि ने, कहा सिंधु घाटी की सभ्यता के आसपास बैठ करके वृक्षों के नीचे, घाटी के नीचे, नदी के किनारे बैठ करके लिखे थे। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। टोटल हम लोग देखें 1500 से लेकर 600 बीसी में इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है ऋग वैदिक काल, एक बांटा गया है ऋग वैदिक काल, और दूसरा बांटा गया क्या, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक का काल है आपका 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं, ऋग वैदिक काल कहते हैं। और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो ये आपका 600 तक हम लोग पहुंच गए। इसके बीच में देखिए एक एक डेट हम लोग ईस्वी पूर्व में चल रहे हैं, धीरे धीरे 1 एडी तक आएंगे, उसके बाद फिर ईस्वी में हम लोग चल जाएंगे, बढ़ता चला हुआ। हम लोग जाके हिस्ट्री का जब तक 12 का खत्म होगा तब तक हम लोग देश आजाद करवा देंगे, उसके बाद हिस्ट्री खत्म। कहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, 2500 बीसी से स्टार्ट करके हम लोग 1947 तक पहुंचेंगे सभी डेट। इसी बीच में देखिए कुछ वंश आया जिसका नाम था क्या, हर्यक वंश। हर्यक वंश का समय काल चला 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक। एक दूसरा वंश आता है नाग वंश, या इसको कहते हैं शिशुनाग वंश भी इसको कहते हैं।
कहीं कहीं शिशुनाग भी लिखा हुआ रहेगा, शिशुनाग वंश भी इसको कहते हैं। तो शिशुनाग वंश 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक चला। उसके बाद नंद वंश आता है, नंद वंश 344 बीसी से लेकर के 321 बीसी तक चलता है। और उसके बाद आ जाता है मौर्य वंश 321 बीसी से लेकर के आपका 185 बीसी तक। एक एक क्रम है, ये राजा के शासक ये पूरा वंश चला है। इसकी हत्या करके शिशुनाग आता है, शिशुनाग की हत्या नंद आता है, नंद का हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना होता है। सब एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा विस्तार में हम लोग देखेंगे। हर्य वंश को भी पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश को भी पढ़ेंगे, नंद वंश को भी पढ़ेंगे और मौर्य वंश को भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें अशोक का किरदार इसमें देखने को मिलेगा। थोड़ा थोड़ा हम लोग इसमें सब चीज पढ़ते थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलेंगे हम लोग। तो पहला आपका वंश क्या है? हर्यक वंश। हर्यक वंश को समझने की कोशिश करते हैं। हर्यक वंश का कार्यकाल देखिए, क्वेश्चन पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि हर्यक वंश कब से कब तक चला था, तो बोलेंगे 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक हर्यक वंश का समयकाल चला था। इसकी स्थापना यही चला था, 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक चला था। इसकी राजधानी, हर्यक वंश की राजधानी कहाँ था आपका? गिरिव्रज या राजगिरी कहते हैं इसको, गिरिव्रज या राजगिरी। कहीं कहीं आपको गिरिव्रज लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं राजगिरी लिखा हुआ, दोनों एक ही चीज है, याद रखिए। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी, ऐसे रखना, गिरिव्रज या राजगिरी। इसका उपनाम क्या था? तो श्रेणिक उपनाम था। इसका नाम क्या था? उपनाम श्रेणिक था। इसने कौन सी नीति को अपनाई थी? तो तिर्यक नीति को अपनाई थी। तिर्यक नीति, हर्यक वंश शासक कौन सी नीति को अपनाई थी? तो बोलिएगा तिर्यक नीति अपनाई थी। तिर्यक नीति के अंतर्गत क्या था? पहला था विवाह, दूसरा था युद्ध, तीसरा क्या था आपका? मैत्री। अर्थात समझिएगा हर्यक वंश का जो विस्तार करने के लिए राजा अपना जो साम्राज्य को जो बड़ा कर रहे थे, इसने नीति अपनाया क्या? जो राजा जिन शासक को अपने में मिलाना था, जिस प्रांत को अपने में मिलाना था, उसकी राजकुमारी से शादी कर लेता था और दहेज में उसका साम्राज्य को ले लेता था। अपना भी प्लस ससुराली का जितना संपत्ति मिला उनको भी ले लिया, तो साम्राज्य बड़ा हो गया। ये नीति अपनाया था। ये लगातार 3-3 शादी करके 3 बड़े गणराज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। एक नीति था विवाह नीति, दूसरा था युद्ध नीति, जो विवाह के माध्यम से नहीं सलटता था उसको युद्ध करके अपने में मिला लेता था। तीसरा था मैत्री नीति, मैत्री मतलब दोस्ताना नीति, दोस्ती करके ये दोनों से नहीं फरियाता था, विवाह से नहीं, युद्ध से नहीं, देख ला दोनों से नहीं चलने वाला है। अब जहाँ रहेगा लड़की राजकुमारी तब है ना विवाह करेगा जी, यहाँ नहीं पल्ला पड़ा। युद्ध में भी देखा उससे शक्तिशाली है, नहीं सकेंगे उससे, तो उससे मैत्री कर लिया, दोस्ती कर लिया, दोस्ती भाईचारा करके जो उनसे अपने साम्राज्य में मिलाने का काम करता है। ये 3 इसका क्या था? तिर्यक नीति था। ये एक प्रकार से बोलिए ये लोग का क्या था? कूटनीति बोलिए इसका, जिसके कारण से ये साम्राज्य को विस्तार करने में सफल रहा। पहला क्या देखिए, 1 नंबर कोसल राज। कोसल राज के प्रसेनजीत की पुत्री, कोसल राज के राजा प्रसेनजीत की पुत्री कोसल देवी की काशी का क्षेत्र दहेज के रूप में मिला लिया। यानी विवाह नीति अपनाकर कोसल क्या था? एक प्रांत था, एक राज्य था। उन राज्यों को उन राज्यों का राजा कौन था? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की पुत्री कोसल देवी से विवाह करके जो है ना, कहते काशी प्रांत को अपने राज्य में मिला लिया था। ये पहला था। दूसरा देखते हैं चेल्लाना, ये आधा लॉ है यहाँ पे। चेल्लाना यानी कि लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन, राजा था, उनकी बहन से शादी करके चेल्लाना कहते चेल्लाना नामक प्रांत को अपने में मिला लिया था। ये शादी करके ये नीति था। तीसरा था क्षेमा, यानी कि देखिएगा पत्नी का नाम हो गया क्या? पहला कौशल देवी, दूसरा हो गया आपका चेल्लाना, तीसरा हो गया कहते क्षेमा। इनको भी शादी के माध्यम से विवाह नीति अपना करके तिर्यक नीति के अंतर्गत अपने राज्य में मिलाने में ये तत्पर सफल रहा था। अगला देखिए क्या कहता है, युद्ध द्वारा। अब देखिए ये तो हुआ शादी का माध्यम से, आ गया जी पहला, विवाह के माध्यम से इसको मिला लिया। अगला देखते हैं क्या, युद्ध नीति के अनुसार से किनको किनको मिलाया।
कहते युद्ध द्वारा अंग का विलय मगध साम्राज्य में किया। अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा, ये भागलपुर वाले प्रांत है। वर्तमान समय में भी भागलपुर जो बोलते हैं उस समय अंग कहा जाता था, तो भागलपुर वाले प्रांत है। इनको जो है ना मगध मतलब समझिएगा पटना गणराज्य समझिएगा, पाटलिपुत्र इनका मुख्य राजधानी बना। आज के समय में पटना जिसको बोलते हैं उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता था। उस मगध वाले प्रांत मतलब पाटलिपुत्र पटना कहा जाता था। उस वाले प्रांत में अंग को भी मिला लिया था। किस नीति के अंतर्गत? युद्ध नीति के अंतर्गत। और अंग को जीत करके अपने पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। अपने पुत्र को अंग का प्रशासक नियुक्त किया। प्रशासक मतलब वहां का शासक। अब राजा नहीं बैठ के रहेगा, राजा तो रहेगा वहां पे पाटलिपुत्र में बैठ के रहेगा, मगध में रहेगा। और वहां का अब अंग को जीता, वहां पे कोई शासन होना चलाने के लिए, तो अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां पे क्या कर दिया? शासक नियुक्त करके चले गया। अब देखिए इसी साम्राज्य में अगला नीति क्या था? अवंती के राजा प्रोधत। अवंती के राजा क्या नाम था? प्रोधत। प्रोधत के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध अपना करके कहते हैं वैद, वो हो गया पे वैद आचार्य जीवक को अवंती भेजा। अर्थात समझिएगा यहाँ पे ये जीवक कौन था? जीवक एक प्रकार का वैद्य था। वैद्य समझते हैं? वैद्य का मतलब होता है जो उपचार करते हैं। आज के समय में डॉक्टर उसमें जड़ी बूटी से जो उपचार करते थे उनको वैद्य कहते थे। और बड़ा जो है ना जीवक जो है फेमस वैद्य था। ये गौतम बुद्ध के समकालीन भी था आपका, इसके समकालीन भी था आपका क्या कहते हैं मगध के समकालीन था। जब यहाँ का अवंती का राजा जो है ना बीमार पड़ा था तो उनको बचाने के लिए, बीमार का मतलब समझते हैं? आज के समय नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार हो गया ना, उस समय सर्दी जुकाम बुखार होता तो उतना उपचार दवा था नहीं थी, पैरासीटामोल खाए सर्दी बुखार खत्म हो गया। उस समय जुगाड़ था नहीं, हल्का फल्का भी बीमारी पड़ता था ना सीधे आदमी ऊपर चले जाता था। जुगाड़ था नहीं, उतना डेवलप था ही नहीं, तो हल्का फुल्का बीमार पड़ा था, बीमार छुट्टियां रहा था। उसके यहाँ जो वैद्य थे वो नहीं सुधार पा रहे थे, उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। किसको? राजा प्रोधत को ठीक नहीं कर पाते थे। अब इसी बीच में देखा यही समस्या है, मैत्री करने का खाली मौका देके चौका मारता था। अपना जो ना वैद्य जो जीवक था, जीवक को भेज दिया कहाँ? अवंती भेज दिया कि जाओ प्रोधत का क्या करना? उपचार करना। और जीवक ने उपचार करके प्रोधत को बचा लिया। और प्रोधत खुश होकर के और जो है ना अवंती को अपने में इसने मिला लिया। ये था इसका मैत्रीपूर्ण नीति। तीनों नीति समझ गए? विवाह और युद्ध, मैत्री। और कहते हैं गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ये मगध साम्राज्य जो चल रहा था, उधर मगध साम्राज्य इधर गौतम बुद्ध, दोनों एक समय का टाइम पीरियड का था, इसी का समकालीन था। गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु, अब देखिए इसका पुत्र अजातशत्रु अपने पिता को मार करके गद्दी पर बैठ गया। देखिए उस समय ऐसा चलता था, बेटा जो ना अपने पिता को मार देता था गद्दी प्राप्त करने के लिए। इसीलिए इस वंश को क्या कहते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता मतलब पिता को मार करके गद्दी में जो बैठता है उसी को कहते हैं पितृहंता वंश। अजातशत्रु क्या किया? अपने पिता को मार करके गद्दी पर बैठ गया। कितना में? 492 से इसका कार्यकाल चला है 460 तक, अर्थात समझिएगा 492 में अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। और अपनी राजधानी इसने कहाँ बनाया? राजगीर बनाया। कहाँ बनाया? राजगीर बनाया। और इसका उपनाम क्या है जी? उपनाम है इसका कुनिक। उस उपनाम क्या है? कुनिक। और इसका पिता का उपनाम क्या था? सिरेनिक था, लेकिन इसका उपनाम क्या है? कुनिक है। और कहते हैं काशी वज्जी संग एवं कौशल को जीता। जिस वज्जी काशी को इसने क्या किया था? शादी करके इसका पिता जो है ना अपने साम्राज्य में मिलाया था, उसी क्षेत्र को इसका बेटा जो ना युद्ध के माध्यम से अपने में मिला लिया। किसके माध्यम से? युद्ध के माध्यम में अपने में मिला लिया। दूसरी देखते हैं, प्रथम साम्राज्यवादी शासक माना गया। इसको ही कहते हैं साम्राज्यवादी शासक इसीलिए माना गया क्योंकि ये युद्ध के माध्यम से
इसलिए कूटनीति नहीं, डायरेक्ट युद्ध करो और अपने में मिला लो। इसीलिए इसको क्या कहा गया, अजातशत्रु को साम्राज्यवादी शासक कहा गया इसको। अगला देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में आयोजन हुआ। किसके, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया, राजगिरी में किया गया। कहाँ किया गया, राजगिरी में किया गया। याद रखिएगा कब किया गया था, 483 बीसी में किया गया था। कब किया गया था, 483 बीसी में किया था। इसके बाद अजातशत्रु को मार करके उसका पुत्र उदयन आ जाता है। ये अपने पिता को मारा, इसको भी इसका पुत्र ने मारा। अजातशत्रु का पुत्र कौन है, उदयन। उदयन ने भी अपने पिता को मार करके हत्या करके गद्दी पर बैठा 460 ईस्वी में, और इसका कार्यकाल चला 460 से लेकर के 444 बीसी तक चला। और इसका उपनाम क्या था, उदय भद्र था। इसका नाम क्या था, उपनाम उदय भद्र था। उदयन का उपनाम क्या था, उदय भद्र था। और इसने पाटलिपुत्र नामक शहर का स्थापना किया। पाटलिपुत्र नामक शहर का स्थापना किया। क्वेश्चन पूछता है, पाटलिपुत्र नामक शहर का स्थापना किसने किया, तो उदयन ने किया। किसने किया, उदयन ने किया। और इनके समकालीन और छोटा छोटा राज्य हुआ, छोटा छोटा शासक हुआ, जिनका नाम था, ज्यादा विस्तार में इसको नहीं पढ़ना है, खाली नाम याद रखिएगा। उदयन के बाद कौन सा शासक आया, तो अनिरुद्ध आया। उसके बाद कौन आया आपका, मुंड आया। उसके बाद कौन आया, नागदशक आया। उसके बाद कौन आया, नागदशक के बाद ये साम्राज्य का क्या हो जाता है, आपका पतन हो जाता है। कौन सा साम्राज्य, हर्यक वंश का अंत हो जाता है। हर्यक वंश का अंत होता है। ये था आपका पहला हर्यक वंश। हर्यक वंश में कौन कौन शासक आया, ये पहला हर्यक वंश। उसके बाद इसका पुत्र आया कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ, उदयन हुआ। उदयन के बाद शासक कौन आया, अनिरुद्ध आया। अनिरुद्ध के बाद शासक कौन आया, मुंड आया। मुंड के बाद शासक कौन आया, नागदशक आया। और कहते हैं हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन रहा, नागदशक रहा। तो आज का यहीं तक हम लोग समापन करते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में अगला पाठ हम लोग लेके आएंगे।